मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन सुमन है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पालन पोषण के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले अमित से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सुमन को बीएड कराने के बाद नौकरी मिल जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सुमन की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी खर्च नहीं करना होगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डावाडोल थी। सुमन की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और अमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। अमित मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सुमन की शादी में अमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत तो यह कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झंझोड़ दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फ़ोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज ना मिलने से शुरू होकर बच्चा ना होने पर ख़त्म होते। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सुमन को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सुमन से कहती थी कि ज़रूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलती आदतों के चलते मैं बांझ हूँ। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान का सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जाना खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिनों तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति अमित, डॉक्टर ने बताया कि अमित के वीर में
शुक्राणु की कमी है। अमित के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयाँ दी थी और इंजेक्शन लगवाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी का इलाज से बाप नहीं बन पाया तो माँ के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या ना आए, पर मेरी माहवारी ठीक 28 दिन में आ जाती थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत यह थी कि मेरे पति अमित की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी, बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन अमित पर इसका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने टोटकों का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि मैं माँ बन सकूं। फिर 28वें दिन जब मुझको पीरियड्स नहीं आया तो अमित दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स ले आए, पर यह कोशिश भी नाकामयाब रही। 29वें दिन खाना बनाते समय मुझको पीरियड्स हो गया। अमित की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से मेरी कमर पर बांध दिया। जब तक मैं पेट से ना हो जाऊं, इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरी कोख सूनी थी। धीरे धीरे अमित भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है, पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही धोखेबाज बना देती है। इस बीच मेरा देवर समीर 3 साल पटना में कोचिंग के बाद मेरे और अमित के साथ रहने आया। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम थे।
मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। अमित और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। समीर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई और असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती। देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। अमित के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रहती हूँ। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपनाने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना ले आई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि समीर ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डाला और कुल्हू को सहलाया तो मैंने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने अमित को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीच का एक भाग और पुत्रजीविक बीच के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया गया टोटका बांधा ही है तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने अमित के साथ भी दोपहर में समीर और रात में अमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने अमित की पसंदीदा कॉफ़ी और पकौड़े बनाए और उसे यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो अमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सुमन भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझसे प्यार करने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। समीर अपने एग्ज़ाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस आने के लिए बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिज़ल्ट आ गया। समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आँख मुझसे मिलती थी, कान, नाक,
छोटी ससुराल वाले के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति अमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। समीर के लिए एक से एक अमीर घर के बढ़कर एक अमीर घर के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सुमन से शादी के लिए मना लिया। सुमन को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत खुश रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आभारी थी, जिसने मेरी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे पहली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।